मम्मा उठो ना, पापा फिर से उस व्यक्ति को ले आया। वो पापा के साथ आपके कमरे में। इधर की लड़की अपनी 4 गज लंबी जबान, आज मैं तेरी जबान में काट डालूंगी, समझी? तेरी शामत है ये शामत, आज तेरी मौत पक्की है। पापा। नव्या अपनी माँ के गुजरने का ठीक तरह से शोक भी नहीं मना पाई थी और शेखर शिखा को अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। अब शिखा और कनिका के लिए कोई पाबंदी नहीं रही। वो शेखर के पैसे पानी की तरह बहाने लगे। नव्या के लिए घर नरक से भी बदतर बनता गया। घर का पूरा काम उसे करना पड़ता। नौकर भी नव्या की ये हालत देखकर चौंक जाते। और जब खाने का वक्त आया तो 2 दिन पुराना बासी खाना मिलता। पर शिखा यहाँ भी नहीं रुकी। नव्या दिखने में कनिका से काफी ज्यादा सुंदर थी और ये बात शिखा को कांटे की तरह चुभती। शिखा ने इसके चलते एक ऐसा कदम उठाया जो कोई राक्षस भी नहीं कर सकता था। वो नव्या को बीमारी के बहाने अजीब दवाइयां देने लगी। यहाँ तक कि उसके खाने में जरूरत से ज्यादा तेल भी डाल देती थी। नव्या का पूरा बचपन ऐसे ही जुल्म सहते हुए गुजर गया। अरे मनोज लड़की, सारा घर गंदा कर दिया तूने मेरा। अब क्या इस महारानी के लिए होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा? रुक जा, तुझे आज बताती हूँ। घटिया लड़की में से इतनी बदबू आ रही है ना, तुझे मारने का भी मन नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी में मेरी सौतेली माँ और बहन ने कभी इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं था। उन दोनों का तो बस एक ही काम था, किसी भी हाल में मुझे नीचा दिखाना। लेकिन जैसे ही नव्या ने कॉलेज में कदम रखा, उसकी पूरी दुनिया कुछ पल के लिए बदल गई। एक दिन मेरी ऐसी लॉटरी लगी कि मेरी माँ और बहन के होश उड़ गए। मिस नव्या, विल यू मैरी मी? जब ऋषि ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने ऋषि से शादी करने का फैसला किया। मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। एक सेलिब्रेशन तो बनता है। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मेरा फायदा उठाया। ऋषि, शादी से पहले ये सब नहीं ऋषि। ऋषि, उसे महसूस हुआ कि ऋषि की उंगलियां उसके बालों में घूम रही है। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नव्या का सर इतना भारी था कि उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल फिर से डोरबेल की आवाज आई। उसे याद आया कि शादी तक वो ऋषि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं ऋषि के साथ यहाँ? ओह गॉड! ऋषि प्लीज देखो दरवाजे पे कौन है। कुछ देर तक उसने ऋषि का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया
तो नव्या खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऋषि उसके सामने खड़ा था तो कल रात उसके साथ कमरे में कौन था। ऋषि, तुम बाहर कब गए? तुमने क्या हालत बना रखी है? अगर तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म होगी तो हम लंच करेंगे, बाहर चले। पर तुम तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई। इतना कहकर ऋषि कमरे के अंदर आ गया। ऋषि बिस्तर की हालत और उस पर पड़ी एक जेंट्स टाई देखकर समझ गया था कि कल रात क्या हुआ होगा। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर, सब समझ आ रहा है। ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात हो किसी और के साथ। नहीं ऋषि, ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। मैंने कुछ गलत नहीं किया ऋषि, शायद कुछ गलत फहमी हुई है। ऋषि! नव्या चिल्लाते हुए नंगे पैर ऋषि के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन ऋषि ने उसे एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसने तुरंत टैक्सी किया और ऋषि के पीछे चली गई। लेकिन सिन्हा पैराडाइज में उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ के साथ हुआ। बेशर्म! मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। शेखर के ठीक बगल में ऋषि खड़ा था, जिसे देखकर नव्या समझ गई थी कि उसने सब कुछ घर में बता दिया है। पापा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली, शेमलेस। अरे पहले उसने शेखर को चैन से नहीं जीने दिया और अब तुमने। क्या कमी रह गई थी ऋषि में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? अरे माँ, कम से कम आप तो बस करिए ना। पापा की तबीयत खराब हो रही है, इनका ध्यान रखिए। पापा। शिखा नव्या की सौतेली माँ थी और कनिका सौतेली बहन। कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कल का। मैं ऋषि, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज, प्लीज। ट्रस्ट? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो तो रातों किसी और की हो गई थी। नहीं ऋषि, प्लीज ट्रस्ट मी। अब बस, तुम्हें जो ठीक लगता था तुमने किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। नव्या के साथ बाकी घरवाले भी ऋषि शेखावत का इशारा समझ गए थे। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। ऋषि, नहीं ऋषि, मैंने खबरदार! खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश भी की तो अब उससे जो कुछ कहूंगा ना मैं कहूंगा। और तुमने जो किया है ना, उससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऋषि, ऋषि बेटा सुनो। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मैं सच में, मुझे लगा कि मैं ऋषि के साथ थी। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। कनिका प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। मैं बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज तुम पापा से बात करो, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। प्लीज तुम बात करोगी ना पापा से? अभी कुछ बोलो ना कनिका। दीदी, मैं क्या समझाऊं दीदी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। हाँ, लेकिन ये मत पूछना कौन था, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, कर भी सकती हूँ। और देखो, मैंने ऋषि को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखेगा। बचपन से तुमसे मैं नफरत करती हूँ और हमेशा तुमसे जीतती आई हूँ। नहीं कनिका, जब ऋषि ने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं हार जाऊंगी, लेकिन देखो मैं फिर से जीत गई। How dare you, कनिका? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? पापा,
ये सब कुछ कनिका ने किया है, कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! एकदम चुप! अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चलिए। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। शिखा, मुझे कुछ पैसे दे देना। उसके पिता शेखर का फैसला उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपने ही घर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपना सामान लेकर वो घर से निकल गई। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? बहुत बड़ा ट्रैप था। Are you out of your mind, शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे सामने से बंद थे, फिर ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस होटल के सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरे रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पापा, पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। लेकिन आज अचानक अपने पापा की आवाज सुनकर वो एक झटके में 6 साल पीछे चली गई थी। पापा आप सच में चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं? हाँ बेटा। पापा चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं? पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? Oh God! Oh God! पर क्यों? पापा मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ। स्विच्ड ऑफ? पापा ने मुझे वापस बुलाया। मैं वापस घर जा सकती हूँ। शायद पापा मुझे अपना लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहाँ से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मम्मा! आरव, कम। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। आरव, वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था।
नव्या को ये इंसान किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अविनाश आहूजा है। उसने और अविनाश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। वो नहीं जानते थे कि 6 साल पहले जो होटल रूम में साथ थे, आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। Really? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे तुम? पापा नहीं है तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को अपने पापा नहीं बोलते। बट मम्मा उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताजा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। अभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत! नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहाँ से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था।
ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा, दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लीव इट। इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर ये बच्चा भी उसकी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। बिहेव योरसेल्फ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, समझे? नो वंडर ये बच्चा इतना बदतमीज है। माँ के गुण है इसमें। ये सिखाया तुमने अपने बच्चे को? और एक सिंगल मदर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मम्मा को कुछ मत बोलना, आप गंदे हो। नाउ इसका मुंह बंद करो, वरना पिछली बार तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया था, इस बार तुम्हारे पे उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर तो दिखाओ। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलटकर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी। डार्लिंग, where were you? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सर को क्या हो गया है? ये दीदी को डार्लिंग क्यों बोल रहा है? Hey kiddo, how are you? पापा आप आ गए? Of course. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग थक गए होगे ना? पहले लंच करोगे कि रेस्ट करोगे? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव के। वो मन ही मन सोच रही थी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लेट्स गो हनी। अब लेट्स गो। उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कौन है? तुम जानती हो ना? नॉट रियली। नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। पापा लेट्स गो। Of course kiddo. शशांक, यस सर। गाड़ी निकालो। यस सर। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, ये नाव्या ने किससे शादी कर ली और हम लोगों को पता भी नहीं चला। What the hell? इसने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया। जैसे ही नव्या वहाँ से निकली उसने सुकून की गहरी सांस ली। इतने सालों में उसने ऋषि को भुला जरूर दिया था, लेकिन आज उसे कनिका के साथ देखकर उसके जख्म मानो ताजा हो गए थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ये बात अविनाश उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम उनको पापा क्यों बुला रहे हो? तुम्हें पापा नहीं है? तो मम्मा वो मेरे पापा है, मुझे पता है। नो आरव, नहीं, प्लीज उनको पापा मत बुलाओ। थैंक यू सो मच उस वक्त हमें उन लोगों से बचाने के लिए। रियली? आई थिंक तुम्हें थैंक यू से पहले सॉरी बोलना चाहिए। मुझे पता था सर इतनी आसानी से लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई नो आई वाज रॉन्ग। मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठाया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। पर फिर भी गलत ही मैं आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। आर यू लिसनिंग? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। हम गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। व्हाट? माय गॉड, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी।
What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। What the hell? ये लड़की समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर दूसरे टैक्सी का वेट कर रही थी। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। अविनाश वहाँ से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके मन और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। Interesting. कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे में। I don't know what, but there is something. कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए जब वो यहाँ से आखिरी बार निकाली गई थी। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। आरव का एक्साइटेड चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है, तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती है, मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगी अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आरव मेरा बेटा है। तो रखो अपने पास। इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? पापा प्लीज स्टॉप इट। यू स्टॉप नाउ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगे और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? मैं इसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन। जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन परिवार इस बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात तुम जिंदगी भर मत भूलना। नव्या समझ गई थी कि इतने सालों में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या, आरव कैब आ गई है वहां पे, वहां जाके बैठो, मम्मा आ रही है। नव्या, अब क्या है? कुछ बच गया है क्या? अंदर जो हुआ, एयरपोर्ट पे जो हुआ, क्या वो कम था क्या, जो अभी भी कुछ कहने आ गए हो मेरे पीछे? तुम्हें जरा भी नजर नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, बस तुम्हें अपनी इज्जत छोड़नी है।
जिद नहीं, वो मेरा बेटा मुझसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज उसका मतलब क्या होता है? मेरा बेटा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ, फॉरगेट इट। तुम इतना लगाव क्यों इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम तो करने जा रहे हो ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। सो बी हैप्पी। नाव्या, एक तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई, और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये मेरी गलती है। तुम्हें क्या पता है कि उस रात क्या हुआ था, किसने चीट किया, किसने नहीं चीट किया? और मुझे अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था, क्यों हुआ था मेरे साथ वो सब? कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन अब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ। अभी तुम अपने फियांसे कनिका के साथ एकदम खुश रहो। टू बी ऑनेस्ट, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। नव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो, क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो नव्या। उस रात हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जब तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड? बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट में ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी हैं। उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? आज एंगेजमेंट पार्टी थी। ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस पार्टी में देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे। उनमें से एक था मिस्टर आलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल की थी। शेखर अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस, अंदर आओ। और ये क्या अंकल अंकल लगा रखा है? कॉल मी डैड बेटा। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी एक शादी नहीं बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का तरीका भी है। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रीशियस डॉटर देने जा रहा हूँ। आई होप कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज पार्टी में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर आलूवालिया, उनसे मिलने कई लोग आएंगे। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। और तुम तो जानते हो कि उनसे रिश्ता बनाने के लिए लोग बस एक मौका ढूंढते हैं, और आज की पार्टी में उन्हें ये मौका मिल जाएगा। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्योर। आज पार्टी में नव्या भी आने वाली है। आपको लगता है वो आएगी? आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसे बुलाया है, वो मेरी बात टाल नहीं सकती। इनफैक्ट मेरे एक फोन कॉल पे वो भागते हुए चंडीगढ़ आ गई। वो पार्टी में जरूर आएगी। आई नो। आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उफ, सच ए ड्रीमी एंट्री। आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही अमीर राजकुमार आता। ऐसा राजकुमार पाने के लिए ना बड़ा चालाक बनना पड़ता है। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता, ये राजकुमार इसकी बड़ी बहन का फियांसे था। इसने अपनी बहन को घर से भगाया और अब उसी के फियांसे से शादी कर रही है। अरे हाँ, सालों हो गए नव्या को देखे हुए। इस सिन्हा परिवार ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना था 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? कहाँ चली गई? ये शिखा ने भी तो वैसा ही किया था। शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर करके खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी
बेचारी नव्या के साथ वैसा ही कुछ किया हो। आज अगर वो होती, इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनैलिटी के आगे कनिका कभी दिखाई नहीं दी, इसीलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो और ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन की बातें हो रही थी। अरे मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहाँ तक मुझे याद है, ये ऋषि शेखावत वही है ना जिसके साथ आपकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी? ये बात जोर से उठते ही सन्नाटा छा गया था। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था कि तभी नव्या के आते ही सिन्हा परिवार के होश उड़ जाते हैं। शेखर के बार बार मना करने के बाद भी नव्या आरव को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आई थी। शेखर तिलमिलाकर नव्या की ओर जाता है। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझ के अपनी बहन की सगाई खराब कर रही हो ना? इस लड़के का नाम आरव है पापा, और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी पापा, आपने मुझे बैंगलोर से सगाई अटेंड करने के लिए बुलाया ना, so I'm here। नव्या, मैंने तुमसे कहा था ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। दीदी, दीदी स्टॉप। दीदी तुम भी ना, तुम्हें तो पता है डैड गुस्से में 2-4 शब्द ज्यादा भी कह दिया तो तुम क्या सच में चली जाओगी? हाँ, वो क्या है ना दीदी, तुम्हें देख करके 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आ जाता है डैड को। पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, थोड़ा गुस्सा है। तुम गुस्सा थूक दो ना। आज मेरी एंगेजमेंट है, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। डैड, आप ही समझाइए ना दीदी को, मेरी बातों का तो जैसे असर ही नहीं होता इन पे। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर आलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया। ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे चुपचाप खड़ी रहना। मैंने चाहता तुम्हारा बेटा आरव यहाँ वहाँ घूमे और लोग इसे देख के 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या मिस्टर आलूवालिया के साथ मिलकर कोई और साजिश रचने वाला है शेखर नव्या के खिलाफ? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।